हीट अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर्ड या डेवलप्ड इन द सेल तो इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, इतना हीट जनरेट होगा, H बराबर आई स्क्वायर आर टी। और बच्चों ये क्या होगा, क्यू ई माइनस क्यू बी। अब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, आई आर आई टी, क्या ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। और यहाँ पे Q कॉमन ले सकते हो, E माइनस वी। Q और आई टी में कोई रिलेशन पड़ा है क्या, क्या पड़ा है, हैं? आज तक कोई रिलेशन नहीं पढ़ा तो काट दो, नहीं पढ़े तो जो ना पढ़ा करो उसे कैंसिल कर दिया करो। अब यहाँ पे आपने पढ़ा है ना Q बराबर आई टी होता है, तो Q और आई टी कैंसिल हो गया। अब जब कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या मिला, E माइनस वी बराबर आई आर। तो बच्चों V बराबर क्या आया, E माइनस आई आर। आपने इसे पढ़ा होगा। V क्या है, टर्मिनल वोल्टेज, E क्या है, EMF, I करंट, स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस की कहानी पकड़ में आ गई बच्चों। यहाँ पे V बराबर E माइनस आई आर आ गया। इसमें जो V है ये टर्मिनल वोल्टेज है, E है EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, स्मॉल r है इंटरनल रेजिस्टेंस। अब अगर सेल में एनर्जी लॉस हो रहा है तो इसका मतलब उस सेल का क्या हो रहा है, एनर्जी लॉस हो रहा है ना सेल में। तो सेल की एनर्जी लॉस हो रही है, तो सेल की एनर्जी लॉस हो रही है, इसका मतलब उसको एनर्जी मिल रही कि उसकी एनर्जी जा रही है। जाने को क्या कहते हैं, डिस्चार्जिंग। इसका मतलब यहाँ पे सेल का क्या हो गया, डिस्चार्जिंग। तो बच्चों ये V बराबर E माइनस आई आर व्हेन वी यूज व्हेन सेल विल डिस्चार्जिंग। तो आप इसे लिख सकते हो डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, ये सेल का डिस्चार्जिंग है बच्चों, ये सेल का डिस्चार्जिंग है। तो V बराबर E माइनस आई आर कैसे डेवलप होगा, समझ में आ रहा। ये स्कूल में बहुत आता है लिखने पढ़ने के लिए, ऐसे ही लिखा जाता है। जो हो रहा है लिखते जाओ, जो आना होगा आ ही जाएगा। अब हमें इसे इजी वे में एक्सप्लेन और करना चाह रहा हूँ। बच्चों हटाया जा सकता है, चलो हटा दिया। अब देखो यहाँ पे सेल का दो फेनामेना है। हम सेल को दो स्टेज में यूज़ करेंगे, दो तरह से पढ़ेंगे। एक होगा चार्जिंग ऑफ सेल और एक होगा डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। अब देखो एक बार मैं लिख रहा हूँ डिस्चार्जिंग ऑफ सेल और दूसरी बार लिखा जा रहा है चार्जिंग ऑफ सेल। आप समझ लो तब लिखना। चार्जिंग का मतलब है कि उसको एनर्जी देना चाह रहे हैं और डिस्चार्जिंग का मतलब है उससे वही एनर्जी हम लेना चाह रहे हैं। अगर हम डिस्चार्जिंग की बात करें, अब इतना बड़ा बड़ा सेल हम नहीं बनाते, उतना बड़ा, उसको हम लोग सिंपल ऐसे इंडिकेशन देते हैं। और अगर कुछ ज़्यादा अच्छा लिखना चाहता है पब्लिक को दिखाने के लिए तो ऐसे गोला में बंद कर दो, डिब्बा में, लोग समझ जाता है कि सेल बना रहा है। ऐसे बनाते हैं, बनाओ या ना बनाओ, लेकिन जानते तो रहो कि हमें ऐसे बनाना होता है। सवाल तो लग ही जाएगा, अब नहीं बनाओगे ऐसे तब भी। अब बच्चों ये सेल एक यूनिट है और उस यूनिट में यहाँ पे एक इंटरनल रेजिस्टेंस और एक EMF है ना। ये दो पहचान है इसकी कि कितना उसका EMF है और कितना उसके अंदर समस्या है, वो स्मॉल r भी है। जैसे लोग बोलते हैं कि बहुत एम्पियर बहुत डायनामिक थे, लेकिन उनके समस्याएं बहुत ज़्यादा थी, स्मॉल r भी उनके पास उतना था।
और कुछ लोग होते हैं जिसमें ये नहीं होता है, थोड़े से भी डायनामिक होते हैं, बहुत हाईलाइट हो जाते हैं। तो ये दोनों बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आइडियल बनना है तो इसको ख़त्म करना पड़ेगा। अब यहाँ पे दोनों है क्योंकि रियल सेल है, हम आइडियल नहीं ले रहे हैं। कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होगा, हम ये मान के चल रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो बच्चों यहाँ पे अब ये लोड रेजिस्टेंस है, ये लोड रेजिस्टेंस है। यहाँ पे आउटपुट मिलेगा, हाँ, और इसी आउटपुट को हम क्या बोल रहे हैं, टर्मिनल वोल्टेज बोल रहे हैं। ये V है, इसी को V लिख रहे हैं। अब आप इसमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा सकते हैं। KVL मैं पूछ रहा हूँ, आप लोग हमें लिखवा देना। इसमें करंट तो इधर ही फ्लो करेगी। आप यहाँ से चल के वापस आ जाओ बच्चों। वी यूजिंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ फ्रॉम KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ बोलो। हाँ, -IR -I स्मॉल r, आप यहाँ -IR लिखा ना, ऐसे तो इधर भी आएगा -IR + E बराबर 0। ये हो गया। अब बच्चों आप लिखोगे IR बराबर क्या लिखा जाएगा, E - IR। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनल वोल्टेज। तो V बराबर E - IR हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सेम इक्वेशन आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये V बराबर E - IR आ गया। एक पॉइंट और लिखेंगे, इसलिए बोला था कि थोड़ा वेट कर लिया करो। मैं कैसे लिखता हूँ, लिखते लिखते बहुत सारी चीज़ और लिखना चाहता हूँ। अब देखो, उतना मेरे को बताना था वो तो मैंने बता ही दिया था एक बार फिर से, लेकिन अभी कुछ उधर और बताने के लिए सोचने लगा। बच्चों एक काम करो, आप हमें ये बताओ कि इसमें कितनी करंट फ्लो कर रही है, करंट इन सर्किट। अरे जल्दी से बताओ। I बराबर E/R + R। अब बच्चों आप लिखोगे टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज, तो V बराबर होगा I × R। फिर आप लिखोगे V बराबर I माने E, कैपिटल R/, स्मॉल r + कैपिटल R। फिर आप लिख सकते हो स्मॉल r + R/, कैपिटल R = E/V। बच्चों फिर आप लिख सकते हो स्मॉल r/, कैपिटल R + 1 बराबर E/V। अब उसके नीचे नहीं जाएंगे, इधर आएंगे। नाउ यू कैन पुट इट्स वैल्यू, स्मॉल r आप लिख सकते हो E/V - 1 × कैपिटल R। हाउ कैन वी गेट internal resistance of the cell? This is the one formula by which we can evaluate internal resistance of the cell. वो कैसे निकालोगे, E/V - 1 × कैपिटल R। यहाँ से स्मॉल r आ जाएगा। सही है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का एक तरीका हो गया। अब आप यहाँ पे V बराबर E - IR लिख लीजिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट अभी जो रिजल्ट है वो लिख लीजिए। हाउ कैन वी गेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। और ये डिस्चार्जिंग ऑफ सेल के केस में हम लोग इतनी स्टडी कर रहे हैं। बच्चों इंटरनल रेजिस्टेंस हम कैसे जानेंगे। अब बैटरी के अंदर हम जाके तो मेजर करेंगे नहीं, हाँ, कोई कैलकुलेशन का एक मेथड होगा तभी तो निकाल पाएंगे। तो एक मैं इसी के नीचे क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ। हो गया।
हाँ, एक लिख लो तब एक सवाल ले लो। ये फिगर मैं डिलीट कर रहा हूँ, कर दूँ? इसी जगह एक सवाल लिखूँगा, लिखो आप भी क्वेश्चन लिखोगे। इफ टर्मिनल वोल्टेज across 10 ohm is 60% of EMF of cell, 60% of EMF of cell, then find internal resistance of cell, बच्चों अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो यही पता करते हो। देन फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। हम लोग क्या करते हैं कि सेल में मान लो 10 वोल्ट लिखा है और हमने उसके दोनों टर्मिनल पर वोल्टेज मेजर किया और वो वोल्टेज मेरे को मान लो 6 वोल्ट मिल गया, तब हम ये समझ जाएंगे कि इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस है और वो कितना है उसे निकाल सकते हैं आप। अब क्या लिखा है, टर्मिनल वोल्टेज कितना दिया है, ईएमएफ का 60%, तो व्हाट विल बी इंटरनल रेजिस्टेंस, ये फार्मूला है, इसे में आपको रखना है। कितना आया? हाँ देखो आप लोगों ने आंसर निकाला, हाँ ऐसे बताया करो सब लोग। अब जो लोग नहीं बता पाए उनको भी बताना था, वो भी एग्जाम देंगे। आप मेला घूमने नहीं जाओगे। अब बच्चों यहाँ सलूशन में आप क्या लिखोगे, ईएमएफ इक्वल टू नहीं, टर्मिनल वोल्टेज V इक्वल टू 60% ऑफ EMF, तो V बराबर हो गया 0.6E, है ना, ये हुआ। इसके बाद अब मैं फार्मूले में जाऊंगा, E/V माने 0.6E -1 और कैपिटल R का मान 10 है। अब इसे आप सॉल्व कर लोगे, 5/3 होगा -1 × 10, तो 20/3 आया था क्या? हाँ देखो 20/3 ओम आ गया। मान लो यही एग्जाम में आ रहा हो सवाल तो आप लगा लेना, क्वेश्चन तो ऐसे ही आते हैं। टीचर यही जानना चाहेगा ना कि आपने चीज़ों को सीखा है कि नहीं। तो बच्चों ये चार्जिंग हो गया, चार्जिंग का केस हो गया, सॉरी डिस्चार्जिंग का केस हो गया, नॉट चार्जिंग, डिस्चार्जिंग है। अब आप दूसरा नंबर क्या लिखोगे, चार्जिंग ऑफ सेल। अब सेल का चार्जिंग बताएंगे। अभी क्या पढ़ रहे थे, चार्जिंग पढ़ रहे थे कि डिस्चार्जिंग? और अब क्या पढ़ना मेरे को, चार्जिंग पढ़ना है। अब चार्जिंग बताते हैं। पूरे लोग तैयार? चलो सेल को चार्ज करना है। चार्ज करना मतलब उसको एनर्जी देना। अगर किसी को अच्छा बनाना है तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं किसी के बारे में उसका जीवन अच्छा हो जाए तो उसके किसी भी गड़बड़ काम करे या सही काम करे उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। इग्नोरेंस नेचर अगर किसी के लिए हो गया इसका मतलब है कि आप उसके लिए कभी अच्छा नहीं चाहते, उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। कई बार पेरेंट भी जानते रहते हैं कि बच्चा गड़बड़ कर रहा तब भी इग्नोर करते हैं। अब जो भी उनकी व्यवस्था हो वो नहीं करना चाहिए। इसका मतलब वो चाहते हैं कि वो नष्ट हो जाए। हमारा फिजिक्स में क्या बोला जाता है कि अगर आप एनर्जी देना चाहते हैं तो उसके आँख में आँख मिला के बोलो कि तू ये गलती किया है इसलिए तेरे को पिटाई करेंगे, दंड देंगे, वो सुधर जाएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है जैसे को तैसा। अगर अच्छा है तो उसको अप्रिसिएशन मिलना चाहिए और गड़बड़ किया है तो उसे पनिशमेंट मिलना चाहिए।
एकदम से आप इसमें ऑनेस्ट रहिए पूरे लाइफ में, तो आप सबके लिए अच्छा कर पाएंगे तभी। तो यहाँ पे यही केस है कि अगर हम सेल को चार्ज करना चाह रहे हैं तो सेल के पॉजिटिव को कनेक्शन करो पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव से। कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे को तैसा। अब यहाँ जैसे को तैसा वाला केस आ गया। अब मैंने सेल को लिया, इस सेल को मेरे को चार्ज करनी है, इसको एनर्जी देनी है। स्मॉल आर EMF ही है और बच्चों इसको ले आना है, सोर्स के साथ कनेक्ट करना है। यहाँ सोर्स लगाएंगे और पॉजिटिव के साथ सोर्स का पॉजिटिव होना चाहिए और नेगेटिव के साथ नेगेटिव होना चाहिए। और यहाँ पे जो मैंने वोल्टेज लगाया है वो V है, और ये जो V वोल्ट है वो कौन सा है? एक्सटर्नल, मैंने बाहर से लगाया है। बाहर से मैंने वोल्ट दिया है, तब चार्जिंग शुरू होगा। इसके अपने वोल्ट से कुछ नहीं होना है। अब आप किरचॉफ लॉ लगाएंगे, करंट ऐसे फ्लो करेगा, पॉजिटिव से करंट फ्लो करेगा, ऐसे जाएगा। बच्चों आपको सिर्फ KVL बतानी है ना, यहाँ से मैंने टिक किया वहीं से बताना। फ्रॉम किरचॉफ वोल्टेज लॉ, हाँ मैं लिखूँगा तब आप बोलते जाना। फ्रॉम KVL बोलो -E -IR और प्लस V बराबर 0, तो V इक्वल टू क्या हुआ? E + IR। अब आपने देखा कि अगर ये आइडियल सेल होगा तो स्मॉल r का मान 0 होगा तो V बराबर E, और अगर वो स्टैंडर्ड होगा तो ड्यूरिंग चार्जिंग V इज मोर देन E और ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग V इज लेस देन E। समझ आ रहा? तो यहाँ पे आइडियल का मतलब है स्मॉल r 0 होगा तो V बराबर E होगा। अब स्मॉल r नहीं होगा तो मत लिखना, रहेगा तो लिख लेना। आपके पास दो फार्मूले हो गए, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों का। अब बच्चों अब यहाँ से आगे जब बढ़ेंगे तो एक सवाल लेते हैं। अब प्रॉब्लम लेंगे, फिर ऐसे इधर उधर की बात करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। फार्मूला कौन कहाँ यूज़ करेंगे आपको आइडिया लग गया। एक एग्जाम्पल लिखो, देखो मैंने दो सेल ले आया, दोनों का EMF इक्वल है, लेकिन दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस अलग अलग है। जैसे दो स्टूडेंट हैं, दोनों 12th पास हैं, लेकिन दोनों के अपने पढ़ने के तरीके अलग अलग हैं। आलसी है कि नहीं है, ये बहुत सारी बातों पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, इसका EMF E है, R1 है, EMF E है, R2 है, और R1 R2 से बड़ा है। इन दोनों सेल के अक्रॉस कोई एक मैंने लोड रेजिस्टेंस लगाया, और ये बच्चों ये रेजिस्टेंस जो लगाया ना वो कैपिटल R है, और ये आपसे पूछा है, क्या पूछा है? कैपिटल R कितना हो जाए? व्हाट शुड बी रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस लोड कैपिटल R? रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस कैपिटल R फॉर विच टर्मिनल वोल्टेज ऑफ एनी वन सेल बिकम 0। लिखा है कि कैपिटल R कितना लगा दें कि कोई एक बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज 0 हो जाए। जैसे दो लोग काम कर रहे हैं और कोई आदमी आके ऐसा कुछ कमेंट बोला कि एक काम करना बंद कर दिया, छोड़ के भाग गया। यही काम यहाँ करना है, हम कौन सा रेजिस्टेंस लगा दें कि किसी एक का टर्मिनल वोल्टेज 0 हो जाए। तो बच्चों यही जो आएगा उसे पूछा है कि व्हाट शुड बी कैपिटल R फॉर विच टर्मिनल वोल्टेज ऑफ एनी वन सेल बिकम 0।
वैल्यू ऑफ कैपिटल आर, वैल्यू ऑफ कैपिटल आर फॉर विच टर्मिनल वोल्टेज ऑफ any one cell become 0. आंसर आ गया। एक लोग आंसर उधर बता रहे हैं। हाँ, आंसर आ गया है R1 माइनस R2। हाँ, सही आंसर है। डिफरेंस, दोनों के डिफरेंस के बराबर। अब लेकिन आया कैसे, उसको समझ लो। जैसे मान लो, पहले तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन, तब फिर उसी में समझेंगे कि कैसे डेवलप किया जाए। बच्चों लोग, मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, आप देखोगे। क्वेश्चन नोट हो गया था? हाँ, देखो मैं तब फिर लगाऊँ, इसी बॉक्स में लगाऊंगा। सबसे पहला काम होना है करंट इन सर्किट। बच्चों, पहले करंट निकालो। I बराबर 2E अपान R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R होता ना। I बराबर टोटल EMF अपान, I माने टोटल वोल्ट अपान टोटल रजिस्टर। तो दोनों का EMF E और E है, तो टोटल EMF 2E हो गया, और टोटल रेजिस्टेंस हो गया R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R। ये करंट फ्लो कर रही है। अब मैं लिखूंगा टर्मिनल वोल्टेज, सेल 1 के लिए। आप सेल 1 टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल 1, तो V1 बराबर हो गया E1 माइनस आई R1। अभी पढ़ा है V बराबर E माइनस आई R, ये डिस्चार्ज ही तो हो रहा है। और टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल 2, ऑफ सेल 2, इसको बीच में रख देते हैं तो दोनों के काम आएगा। चलो, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल 1 और सेल 2। बच्चों, सेल 2 का क्या हो जाएगा? V2 बराबर E माइनस आई R2, राइट। अब जैसे मान लो कि दो बच्चे एग्ज़ाम देने गए और पेपर डिफ़िकल्ट आ गया, पता चल गया कि पेपर डिफ़िकल्ट आ गया, या सभी बच्चे एग्ज़ाम देने गए और पेपर डिफ़िकल्ट है, काफ़ी डिफ़िकल्ट आ गया फिजिक्स का पेपर, तो सभी लोग बैठ के टेंशन में हो जाते हैं कि ये तो फिजिक्स का पेपर ऐसा आ गया कि सब अपने आप आउट हो गए, कोई आउट ही नहीं किया, सब बाहर हो गए। तो जो टीचर है तब भी एक बच्चे के लिए बोलता है, कुछ भी हो जाए लेकिन उसका पेपर अच्छा होगा। वो कौन बच्चा होगा? जो बहुत हार्ड वर्किंग रहा होगा, जो बहुत हार्ड वर्किंग का मतलब जो मेहनत से पढ़ रहा होगा, जिसमें आलस्य नहीं होगा, उसके लिए वो बोलता है कि कुछ भी हो जाए ये बच्चा तो अच्छा करेगा। आपके क्लास में क्या आपको आ रहा क्या नहीं आ रहा ये मैटर नहीं रखता, ये देखा जाता है कि कौन सा बच्चा कंटिन्यूअस एफर्ट कर रहा है, उसके टेस्ट के नंबर लगातार बढ़ रहे हैं, उसको कोचिंग मानती है कि अच्छा यही करेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आउटपुट इसी से आना है। तो ये देखा जाता है कि वो अच्छा करेगा बच्चों जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा, और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा पहले वही जाएगा। तो पहले जाएगा कौन? आलसी, पहले वही बाहर होगा सीधे सीधे। एग्ज़ाम होते ही आलसी लोग एक किनारे हो जाते हैं, बोलते मेरी कहानी हो गई ख़त्म। जितने आलसी होते हैं एक किनारे रहते हैं, वो बोलते हैं कि हम लोग चौपट, ख़त्म हो गई बात।
और जितने एक्टिव होते हैं वो अपना एक किनारे रहते हैं कि हम लोगों ने अच्छा किया है। तो टर्मिनल वोल्टेज जीरो किसका होगा? जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है कि जिसमें रेजिस्टेंस कम है? तो जिसमें ज़्यादा है ये तो पता है कि एक ही को जाना है, और जाएगा कौन? जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो V1 ज़्यादा है, V1 जीरो होगा कि V2 जीरो? बच्चों कौन जीरो होगा? लिखा है कि एनी वन सेल, किसी एक सेल का टर्मिनल वोल्टेज जीरो होगा। तो बच्चों यहाँ पे अगर R1 ज़्यादा है तो E में से ये ज़्यादा वैल्यू माइनस होगा और ये कम वैल्यू माइनस होगा, तो IR1 ग्रेटर होगा, बड़ा होगा, इसके बड़े होने का चांस है। और अगर कहीं E के बराबर हो गया तो जीरो हो जाएगा। E1 की जगह यहाँ पे E है ना, E है, तो आप लिखोगे V1 बराबर जीरो, ये जीरो होगा। और अगर ये जीरो होगा तो E माइनस IR1 बराबर जीरो। इसका मतलब वो करंट कौन सी होगी? I बराबर E बाई R1। देखो इसे ना इक्वेशन 1 ले लो आप बच्चों। देखो इक्वेशन 1 किसको बनाया, और इसे ना इक्वेशन 2 ले लो आप। अब करंट तो वही है। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को देख लो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। दोनों I को बराबर कर दो, तो 2E अपान R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R इक्वल टू E अपान R1। इसे ही कैंसिल करो, 2R1 बराबर R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R। तो बच्चों कैपिटल R का मान हुआ R1 माइनस R2। ये आंसर हो गया। एग्ज़ाम में आता है यूजुअली, अगर एग्ज़ाम में आया तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन को आंसर जानते रहेंगे, पर ये आया कैसे, ये थोड़ा दिमाग में होना चाहिए। इससे कहानी कई चीज़ समझ में आ गई कि देखो इस सर्किट में एक चला गया, सर्किट में रह कर भी बेकार हो गया। क्यों? अपने रेजिस्टेंस के कारण। क्लास में रहकर भी सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्यों? अपने केवल आलस्य के कारण। वही कहानी यहाँ भी है कि सर्किट में रहकर भी एक सेल यूजलेस हो गया क्योंकि उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा था। तो बच्चों इंटरनल रेजिस्टेंस कोई अच्छी चीज़ थोड़ी होती है, बहुत ख़राब चीज़ होती है। अब चलिए थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं। अब एक एग्ज़ाम्पल लेने जा रहे हैं, सबको ठीक है हटा लूँ। देखिए एक एग्ज़ाम्पल, दूसरा एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। बच्चों देखिए यहाँ पे मेरे पास दो सेल है, इसका EMF है E1, इसका EMF है E2, इसका EMF है R1, इसका EMF है R2, और इन दोनों सेल को मैंने ये लगाया है। ये दो सेल मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसे मैंने कोई एक लोड रजिस्टर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे मैंने दो सेल लगाया है। अब दो सेल लगाया है और हम जो भी करंट पा रहे हों, अब मैं क्या चाहूँगा कि दो सेल को हटा कर एक सेल ले लिया जाए। ये हमारा टारगेट है। जैसे मान लीजिए कि घर में बड़े बड़े दो बैटरी रख दिया तो जगह तो काफ़ी उसी ने ले लिया,
तो हमें एक ही बैटरी ले लो, दोनों को हटा दो। पता चला पानी पीना है, छत पे 1-1 लीटर के 100 डिब्बे रखा है, 100 लीटर। तो क्या ज़रूरत है 1-1 लीटर के 100 डिब्बे लगाने का? अरे 100 लीटर का एक ही डिब्बा ला दो, जगह भी बचेगा और अच्छा भी लगेगा। तो यही केस यहाँ पर भी है। हाउ कैन वी चेंज दिस टू सेल बाय अ सिंगल? इन दोनों को हटाना है, मेरे को एक सेल लगाना है। तो सेल का ईएमएफ क्या हो और उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो। तो ये क्वेश्चन ये लिखा गया, फाइंड ई इक्विवेलेंट एंड आर इक्विवेलेंट। बच्चों ये क्वेश्चन आपसे बहुत आता है, पूछने पेपर में बहुत आएगा। फाइंड इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, ये 2 क्वेश्चन है मेरे को। अब इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालेंगे और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। सवाल समझ आ रहा है ना? क्या करना है, दोनों बैटरी को हटाना है और एक बैटरी लगाना है। अब दोनों बैटरी को हटाकर मेरे को एक बैटरी लगाना है। आगे बढ़ाते हैं, देखिए अब आप लोगों को दिखा रहा हूँ कैसे लगेगा। बच्चों सब लोग ध्यान से समझना। पहले तो इमेजिन करो कि 2 बैटरी हमने हटा लिया और उसकी जगह मैंने एक बैटरी लगा दिया। पहला काम यही होता है कि आप उसे हाईली इमेजिन कर लो कि मैं रिप्लेसमेंट कर चुका हूँ और यहाँ पे जो एक बैटरी है उसका इक्विवेलेंट ईएमएफ और जो एक रेजिस्टेंस है उसका इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट है और ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल आर है। अब देखो अगर ये वाली बैटरी से करंट I1 आ रही है, इस वाले से करंट I2 जा रही है, तो यहाँ पे टोटल करंट कितनी पास हो रही है? I1 प्लस I2। तो बच्चों यहाँ पे जो करंट हमें इसमें मिल रही है मस्ट बी इक्वल टू I1 प्लस I2। यही आपको इक्वेट करनी है कि वो रजिस्टर में जो करंट जा रही है सेम करंट यहाँ भी जाना है और इसके लिए आपको 2 बैटरी को हटाकर एक बैटरी बनाना है। करंट की वैल्यू नहीं बदलनी चाहिए। अब ये तो लॉजिक है कि हम इसको इसके इक्विवेलेंट दिखाना चाह रहे हैं। अब थोड़ा और सुन लो, ये जो सर्किट में जिसको पढ़ना चाह रहा हूँ अब बच्चों, इसमें अगर किरचॉफ लॉ लगा दो आप इसी में फ्रॉम KVL, इसी में लगाओ, इसी में यहाँ शुरू कर दो, ऐसे चलो आगे। क्या लिखोगे? -I R इक्विवेलेंट प्लस E इक्विवेलेंट बराबर 0। फिर आप I के साथ लिख सकते हो R इक्विवेलेंट प्लस R बराबर E इक्विवेलेंट। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 है। क्या हुआ जी, किसी को चोट तो नहीं लगा? चलो ठीक है, वो अपने आप ही टूट गया क्या? जाने दो, ठीक। हाँ चलो इसको देखो, उसे बैठकर कोई खींच उच रहा होगा, इसे टूटा होगा। अब इधर 3 दिन मेरी क्लास नहीं हुई ना, तो 3 दिन ये सब डिस्टर्ब है। अभी इसको सब सही कराएंगे। जब क्लास नहीं होती है तो कोई न कोई डैमेजेस होते ही हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा I इंटू आर इक्विवेलेंट प्लस कैपिटल R बराबर E इक्विवेलेंट। अब आपको इसमें R इक्विवेलेंट चाहिए और E इक्विवेलेंट चाहिए, 2 कैलकुलेशन चाहिए। अब ये इक्वेशन मैंने लिखा। अब उधर चलिए आप बड़े वाले सर्किट में, पहले इसे नोट कर लो तब उस साइड में चलें। इसे इक्वेशन 1 बना लो। बच्चों थोड़े तेज़ काम करो।
हो गया? ठीक है, आगे देखिए। हटाऊं इसे? अब इधर ना आपको बताना रहेगा। देखो, इसका यहाँ पे नाम है ए और इसका नाम यहाँ पे है बी, और इसमें जो करंट जा रही वो I1 प्लस I2 है। अब बच्चों, आपको किरचॉफ लॉ यूज़ करना है। लूप मैं लिख रहा हूँ, लूप है E1, लूप है A कैपिटल R, B E1 A। चेक करो कौन सा लूप है। आप देखो लूप कौन सा हुआ, A R B E1 A। सुनो सुनो, इधर वो गिर गया है वहाँ पे, उधर से जाओ और उसको भी किसी को बुला के वहाँ से हटवा के, वो खिड़की वहाँ देखो उधर, उसको हटवाओ। अब बच्चों यहाँ पे मैंने लूप यहाँ पे देख रहा हूँ, लूप कहाँ से चलेगा, A R B E1 और A। इसमें आपको क्या लगाना है, किरचॉफ लॉ। अब चलो यहाँ से किरचॉफ लॉ शुरू करो, इसी जगह से, यहाँ से A से शुरू करना ना, यहीं शुरू करो। चलो बोलो, माइनस I1 प्लस I2 इंटू कैपिटल R माइनस I1 R1 प्लस E1 बराबर 0। देखो, अगर ये बैटरी से I1 करंट इधर से जाएगा तो I1 इधर से भी आएगा, यहाँ से I2 पास करेगा तो I2 यहाँ से भी आएगा। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, I1 की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे हम I1 की वैल्यू या कोई ऐसी वैल्यू देखते हैं, कौन सी वैल्यू निकल पाएगी, यहाँ से कैलकुलेशन